last video lecture, we have discussed and studied about Afghanistan and how Afghanistan is strategically important to India. If you haven't watched that video, kindly go to the playlist and see all videos one by one so that you have an conceptual clarity about what's going on in the world. Okay, so today we are going to learn about the sixth nation of the SAARC nations, that is Pakistan. So hello guys, welcome to Hustle and Glory. So without further ado, let's start the topic. ठीक है, पाकिस्तान जानने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पाकिस्तान के बारे में पता होने चाहिए. ठीक है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है तीन साइड से कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन एक साइड जो है वाटर से टच होता है, जो कि उसका सदर्न पार्ट है. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ईस्टर्न पार्ट जो है पाकिस्तान का वो टच करता है हमारे प्यारे भारत को, जो कि है ये इंडिया. ठीक है, और जो इसका नदर्न पार्ट है वो टच करता है अफ़गानिस्तान को, जो है ये. और कुछ पार्ट जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न साइड का है वो टच होता है कहाँ पे, चाइना के साथ. पाकिस्तान ऑल टाइम फ्रेंड. ठीक है, और जो इसका वेस्टर्न पार्ट है पाकिस्तान का वो टच होता है किससे, ईरान से. डू रिमेंबर दिस. ठीक है, और जो आप अगर साउथ वेस्ट में देखो तो यहाँ पे टच होता है ये अरेबियन सी से. कहाँ टच होता है, अरेबियन सी से. ठीक है, और पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. क्या नाम है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. और एरिया कवर होता है पाकिस्तान में का जो टोटल एरिया है वो 8,81,913 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अच्छे से दिमाग में बिठाने हैं. ठीक है, और ये तो आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1947 में, जब इंडिया जब ब्रिटिशर से आज़ाद हुआ था. तब कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स ऐसे थे, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की, जिन्होंने कहा कि हमें एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एक सेपरेट नेशन चाहिए. ठीक है, जो कि जिसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान. 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो दो सेपरेट नेशन बने. एक बन गया पाकिस्तान एंड सेकंड वन इंडिया. ठीक है, उस टाइम के जो मुस्लिम लीडर थे बहुत बड़े, जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उनका बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान की फॉर्मेशन में. एनीवेज, अपने टॉपिक पे वापस आते हुए आपको सबसे पहले तो कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, पाकिस्तान की, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, वो हमें अच्छे से याद होनी चाहिए. और आपको याद होगा कि जब मैंने अफ़गानिस्तान लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक ऐसी माउंटेन रेंज है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करती है. ठीक है, वो माउंटेन रेंज पाकिस्तान का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. ठीक है, ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ पे वो माउंटेन लाई करती है पाकिस्तान में. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हिंद कुश, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया था. और ये क्या करती है, हिंद कुश माउंटेन जस्ट डिवाइड्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. आई एम जस्ट राइटिंग इन शॉर्ट सो दैट you will be able to understand because I am in lack of space. बट जहाँ भी आप नोट डाउन कर रहे हो वहाँ पे अच्छे से क्लियरली मेंशन करना, ताकि इन फ्यूचर इफ़ यू विल रिवाइज दोज नोट यू विल नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी. ओके, सो और पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है क्या, इस्लामाबाद. और इस्लामाबाद कहाँ लाई करती है, बिल्कुल यहाँ पे क्या है, इस्लामाबाद. इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ एक आपको प्लेस नोट करना है. एक ये भी माउंटेन रेंज है जो कि हिंदकुश माउंटेन का ही पार्ट है. ठीक है, ये जो माउंटेन रेंज है ये हिंदकुश माउंटेन का ही पार्ट है. इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं साल्ट रेंज. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, साल्ट रेंज. और कि पाकिस्तान में किस लिए ज़्यादा फेमस है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस रेंज में
बहुत बहुत वैल्यूएबल मिनरल्स और रॉक्स निकलती हैं। फेमस फॉर इट्स मिनरल्स एंड रॉक्स, फेमस फेमस फॉर मिनरल्स एंड रॉक्स, डू रिमेंबर दिस। ठीक है, बिल्कुल इस्लामाबाद के नीचे जब आप मैप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या, साल्ट रेंज, और ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हिंदकुश माउंटेन इंपॉर्टेंट है वैसे ही साल्ट रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस्लामाबाद के बिल्कुल ऊपर साइड जो ये जो पीओके का एरिया है, ठीक है, पीओके के एरिया के साथ ये जो है यहाँ पे एक जगह है जिस ये भी आपको मार्क करनी है, जिसका नाम है एबोटाबाद। और एबोटाबाद मैं अभी बताता हूँ आपको क्यों फेमस हुआ एबोटाबाद। एबोटाबाद इसलिए पाकिस्तान का ये फेमस हुआ क्योंकि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ढूंढा था। ठीक है, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा है, वो मारा है एबोटाबाद में। ठीक है, और अब अगर हम आगे देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और रेंज है जो कि बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, वो क्या करती है, वो सेपरेट करती है खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो है पाकिस्तान में और पंजाब को। ठीक है, ए रेंज दैट, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपको अच्छे से याद रखना है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेंज दैट सेपरेट्स खैबर पख्तूनख्वा एंड पंजाब फ्रॉम बलूचिस्तान। एज यू नो दैट बलूचिस्तान का एरिया कौन सा है, बलूचिस्तान का ये जो भी एरिया यहाँ पे आता है ना, जो भी मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ, डू रिमेंबर दिस, ये पूरा एरिया जो है वो बलूचिस्तान में ही गिना जाता है। ठीक है, और बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑटोक्रिटिस करता है सिस्तान। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना, कश्मीर में जो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ जो श्रीनगर या कश्मीर वाले एरिया में कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो कि वहाँ के लोगों को भड़काते हैं कि इंडिया के साथ वो खुश नहीं है, उन्हें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, तभी उनको तभी वो अपने जो जो उनकी असली रिलीजियस कम्युनिटी है पाकिस्तान की उनके साथ मिलेंगे और खुश रहेंगे। सेम ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पे भी हैं जिनका यही मानना है कि उनको पाकिस्तान से अलग होना और इनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान के साथ बिल्कुल सटा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अफ़गान्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तानी पे बहुत जुल्म करता है, बहुत इनको यातनाएं देता है, बहुत इन पे जुल्म करता है। ठीक है, सो ये जो बलूचिस्तान एरिया है इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है, बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, बहुत हिली टेरेन है। ठीक है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोड कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, सो ये आपको बलूचिस्तान का एरिया बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। और बलूचिस्तान का नाम है, ये हम कैसे जानते हैं, ये हम जानते हैं सुलेमान रेंज से। आई मीन टू से दैट बलूचिस्तान को सेपरेट करता है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से क्या चीज़ करती है, वो है सुलेमान रेंज जी। और सुलेमान रेंज कहाँ आती है, ये पूरा एरिया जो है वो सुलेमान रेंज का है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ पाकिस्तान, डू रिमेंबर दिस, इन द मिडल ऑफ पाकिस्तान क्या है, सुलेमान रेंज। इसकी खास विशेषता यही है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है और जो पंजाब के एरिया इसे सेपरेट करता है कहाँ से, बलूचिस्तान को। ठीक है, और बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रेंज है जिसको हम बोलते हैं क्या, मकारन रेंज। ये आपने मैप पे भी ऐसे ही मार्क करने हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज़ें छप जाएं। ठीक, मकारन रेंज के साथ ही नीचे बलूचिस्तान प्रोविंस के नीचे यहाँ पे एक पाकिस्तान का बहुत 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 इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट दो पोर्ट्स जो पाकिस्तान के हैं जो कि ईजिली बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो हैं एक ग्वादर पोर्ट और एक है इनका कराची पोर्ट। कराची पोर्ट, ग्वादर पोर्ट से एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ग्वादर से लेके चाइना तक एक चाइना जो है वो सड़क बना रहा है। ठीक है, जिससे उसकी डिपेंडेंस जो है जो साउथ एशियन नेशन है ट्रेड के लिए वो कम हो जाए, स्टेट ऑफ मलक्का से उसे गुजरना ना पड़े, उसे बड़ी बड़ी शिप्स ना अपनी वहाँ से गुजारनी पड़े, क्यों। ठीक है, उसको बाईपास करने के लिए इन्होंने एक सीपीसी सड़क बनाई है, कहाँ से, ग्वादर पोर्ट से सीधा चाइना तक। और
इसने पाकिस्तान ने इन्हें ये अपनी जगह दे भी दी है सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए, और वो चाइना का इस पे बहुत ज़ोरों से काम चला हुआ है। और इस सड़क का बनना सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर है किसी कंट्री के लिए तो वो है हमारा इंडिया, क्योंकि अदरवाइज़ जो चाइना का जितना भी ट्रेड था ना, ट्रेड रूट ही इसका ये था, जब उसको कहीं पे भी ट्रेड करना होता था यूरोप में तो उसे पूरा यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से घूम के स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू आना पड़ता था यूरोप में। लेकिन अब इससे बनने के जैसे ही ये बन गया तो अब जितना भी ट्रेड है ना वो सारा चाइना से होके सीधा सीपीईसी से होते हुए यूरोपियन नेशंस में जा रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए सेटबैक इसलिए, और इंडिया को ज़रूर किसी भी तरह से सीपीसी को रोकना चाहिए था, और इंडिया रोक कैसे सकता था, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का एरिया ना, पाकिस्तान के एरिया से ये जो यहाँ से सीपीसी बनी है तो ये जो एरिया ना ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक है, कुछ सीपीसी का हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ चाइना में गया है, तो अगर इंडिया चाहता तो इस टाइम इस मुद्दे को यहाँ पे काउंटर कर सकता था और सीपीसी का बनना रोक सकता था। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वो एरिया है जो 1948 की वार में, जैसे इंडिया ब्रिटिशर से फ्री हुआ वैसे ही 19 अगले साल पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया कश्मीर को अब खुद में मिलाने के लिए। ठीक है, वो बात अलग है कि इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी फोर्सेस को वापस भेज दिया था, लेकिन कुछ एरिया ये वाला जो भी एरिया है अपर जम्मू एंड कश्मीर, ये एरिया पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा के रखा हुआ है आज दिन तक, जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, लेकिन आप सबको ये बता दूं कि ये हिस्सा जितना भी इंडिया का हिस्सा है कभी भी पाकिस्तान के पास नहीं जाता अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस टॉपिक को यूएन में नहीं छेड़ते। ठीक है, अगर यूएन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था तो जल्द से जल्द इंडिया ने ये अपना हिस्सा जो है वापस ले लेना था पाकिस्तान से, और मैं चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल इंडिया ज़रूर वापस ले, क्योंकि ये हमारी धरती है, क्योंकि ये हमारी जगह है। ठीक है, और ज़बरदस्ती पाकिस्तान यहाँ पे घुस के बैठा हुआ है। एनीवेज वो वाले एक अलग टॉपिक है। ठीक है, अभी हमें इतना जानना है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यहाँ से जो सीपीसी का प्रोजेक्ट है वो होके जाता है, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है ये आपको चीज़ें याद रखनी है। कराची पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान का, और वैसे ही जैसे ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट एंड कराची पोर्ट, और सबसे ज़्यादा ट्रेड जो है पाकिस्तान का इन्हीं दो पोर्ट से होके गुजरता है। ठीक है, और ये आपको सिटीज़ ये जो मैंने मार्क करवाई है अच्छे से आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं इंडिया और इंडो पाकिस्तान रिलेशंस में। जैसे कि आपको पता है कि 1947 से जब से इंडिया आज़ाद हुआ है 19 तब से पाकिस्तान और इंडिया का 36 का आंकड़ा रहा है। एनीवेज 36 का हो जाए 72 का हो जाए जितने मर्जी का हो जाए, जो इंडिया है ना वो कभी भी पाकिस्तान जैसे दोगले देश से कभी भी किसी भी एरिया में मात नहीं खाने वाला। एनीवेज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और जो हमें चीज़ें दिमाग में रखनी है वो हमें ये है कि इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक बहुत बार वॉर हो चुकी है। अगर आपको जानना है कितनी बार वॉर हो चुकी है तो मैं आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे नोट डाउन करवाता हूँ, वो आपको मार्क करनी है और दिमाग में रखना है, और जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको प्रॉपरली नोट भी करना है। सबसे पहले जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, जैसे ही इंडिया को फ्रीडम मिला 1947 में, उसके नेक्स्ट ईयर 1948 में, ठीक है, पाकिस्तान ने हमला कर दिया कश्मीर को हड़पने के लिए। ठीक है, तो जो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, ये पाकिस्तान को तभी मिला हुआ है 1948 में। ठीक है, जो पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया हुआ था। 1948 के बाद क्या हुआ, 1948 के बाद 1962 में इंडिया का चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन होगी, और उस कॉन्फ्रंटेशन में जो चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी 1962 में। ठीक है, इंडिया को मात मिली थी जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को ये चीज़ पता चली तो पाकिस्तान ने सोचा ये बहुत बढ़िया टाइम है, इंडिया इस टाइम वीक है, तो पाकिस्तान ने क्या किया 1965 में दोबारा इंडिया पे वॉर कर दी, जिसमें जिसमें 1965 में भी उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान उस टाइम भी हारा। उसके बाद क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो कि मैंने एक टॉपिक आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर है मेरा,
पूरा एक सेपरेट टॉपिक समझाया हुआ मैंने कि कैसे बांग्लादेश जो था वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की 1971 में जो वॉर हुई थी जिसमें कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, और ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश बांग्लादेश को एक सेपरेट नेशन बनाया था, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान को हरा के और वेस्ट पाकिस्तान के कुछ एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं उनको खदेड़ के और उनको मार के, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली विजिट दैट, यू विल हैव ए कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और आपका बिल्कुल बेस्ड एक फाउंडेशन सी बन जाएगी 1971 वॉर को लेके, इंडो पाकिस्तान वॉर को लेके, ठीक है। तो इंडिया ने पाकिस्तान को तब भी हराया, ठीक है। 1948 हो गया, 1948 के बाद 1965 हो गया, 1965 के बाद 1971 हो गया, ठीक है। 1971 के बाद क्या हुआ जी, 1971 के बाद हो गया 1984। 1984 में क्या हुआ, 1984 में क्या हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। याद रखना नाम, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। और मेघदूत किस लिए चलाया, क्योंकि पाकिस्तान जो था 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पे उसने कुछ कुछ एरिया कब्जाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो इंडिया ने अपना सियाचिन ग्लेशियर जो कि हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑन द अर्थ है, ठीक है, याद रखना, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑन द अर्थ, दैट इज़ नोन एज सियाचिन ग्लेशियर इज़ वॉन बाय इंडिया अंडर ऑपरेशन मेघदूत इन 1984, ठीक है। 1984 में भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। और उसके बाद हमारी कारगिल वॉर, कारगिल वॉर में क्या हुआ था कि जो कि कारगिल का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, आर्मी कहूँ या उनकी टेररिस्ट कहूँ, सब एक ही लगता है मुझे, और सब एक है भी, एज यू नो योर सेल्फ, ठीक है। तो वहाँ के कुछ लोगों ने जो टेररिस्ट थे उन्होंने जो कारगिल का एरिया वो हथियाना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंडियन आर्मी को पता चला, इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और 1999 में कारगिल को जीत लिया, जिसको कि हम कारगिल वॉर भी, एज ए कारगिल वॉर भी जानते हैं। 1999 कारगिल वॉर, ठीक है। ये जितनी भी वॉर्स हुई सब इंडिया ने जीती हैं, और मैंने आपको बता भी दिया कि कब कब कौन कौन सी वॉर हुई है। अब जितनी वॉर्स हुई है ना गाइस, तो इतनी ही पीस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, जो कि आज दिन तक एक भी सफल नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि ये वॉर्स थी, वैसे ही हम बात करेंगे अब पीस एग्रीमेंट्स की। सबसे पहला पीस एग्रीमेंट हुआ 1948 के बाद, जो पाकिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लिया। उसके बाद एक पीस एग्रीमेंट हुआ 1948 में, जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम रखा गया कराची सीज फायर एग्रीमेंट। डू नोट डाउन द नेम, कराची सीज फायर एग्रीमेंट, ठीक है। 1965 में जो इंडिया की वॉर हुई पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान हार गया, उसके बाद एक और पीस एग्रीमेंट किया गया इंडिया का पाकिस्तान के साथ, जिसको हम जानते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, वो ताशकंद गए थे और वहाँ पे उनकी एक बिल्कुल रहस्यमय ढंग से डेथ हो गई थी, ठीक है। इसलिए ये जो है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ताशकंद एग्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद 1971 में जब हमने ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश की फॉर्मेशन की और वेस्ट पाकिस्तान को हराया, तब एक और पीस एग्रीमेंट किया गया जिसे हमने बोला गया शिमला एकॉर्ड, ठीक है, जिसे बोला गया शिमला एकॉर्ड, जो कि पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने साइन किया था, ठीक है। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, इस एग्रीमेंट में हमने ये साइन किया था कि जितनी भी, एज यू नो योर सेल्फ, की 93,000 आर्मी पर्सनल ऑफ पाकिस्तान वर कैप्चर्ड बाय इंडिया इन 1971, ठीक है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर या इंडो पाकिस्तान वॉर, जो भी आप उसका नाम कह लो, ठीक है, उसमें 93,000 को हमने, जो उनकी आर्मी थी पाकिस्तान की, उसको बंदी बना लिया था। लेकिन इस अकॉर्ड में हमने ये लिखा कि हम उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उन सबको रिलीज़ करेंगे, ठीक है। तो 1971 में क्या किया गया, 1971 में हमने शिमला एकॉर्ड पीस एग्रीमेंट, 1970 के बाद जी फिर आ गई 1999 की बारी, ठीक है ना। अब देखो जैसे जैसे वॉर हो रही हैं वैसे वैसे एक पीस ट्रीटी भी साइन हो रही है, जो कि आज दिन तक सक्सेसफुल हुई नहीं, क्योंकि
पाकिस्तान के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उसे कुछ समझ ना आज तक आया है ना कभी आएगा, ठीक है। वो एक ऐसी चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है जो कि ना तो उसकी पिछले किसी जन्म में थी, ना अभी है और ना कभी जन्मों जन्मों में होगी, ठीक है। 1999 में जब कारगिल वॉर हुई तो उसके बाद एक और हमने पीस एग्रीमेंट साइन किया गया इंडिया और पाकिस्तान में, जिसे हमने बोला गया लाहौर डिक्लेरेशन। लाहौर एक तरह की ये सब चोंचलेबाजी थी और कुछ नहीं था। लाहौर डिक्लेरेशन, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी बाज आया नहीं, उसने तो वही किया जिसके लिए वो फेमस है, टेररिज्म फैलाने में। एनीवेज, तो लाहौर डिक्लेरेशन में क्या हुआ जी, लाहौर डिक्लेरेशन में जी बस सर्विस शुरू हो गई इंडिया पाकिस्तान में, एक एज ए फ्रेंडशिप अकॉर्ड बस सर्विस शुरू हो गई। ये सबसे बड़ा जो अगर पॉइंट था लाहौर डिक्लेरेशन में तो था बस सर्विस का। बस सर्विस शुरू हो गई जी दोनों नेशंस में, ठीक है। और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी आपको बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको इन चारों में पहले नहीं बताई, क्योंकि वो आपको अच्छे से समझनी है। वो है इंडस वाटर ट्रीटी। जैसे कि आपको पता है इंडस तिब्बत वाले एरिया से निकलते हुए जो इंडिया का नदन पार्ट है वहाँ से गुजरते हुए पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। तो उस इंडस के वाटर को लेके इंडिया और पाकिस्तान में शुरू से ही झगड़ा रहता था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1960 में एक ट्रीटी लाई गई जिसका नाम दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी। और इस ट्रीटी के मुताबिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी के मुताबिक जो 6 रिवर्स का पानी जो है इंडिया और पाकिस्तान ने डिवाइड कर लिया 3-3 करके, ठीक है। इंडिया ने इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया ने कहा कि वो यूज़ करेगा 3 रिवर का पानी। जो 3 रिवर्स थी कौन कौन सी? 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग आई जस्ट मेक ए फ्लो मैप सो दैट आपको डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडिया एंड दिस इज़ पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया यूज़ करेगा 3 रिवर्स का पानी, ठीक है। कौन कौन सी रिवर है वो है ब्यास, सेकेंड वन इज़ रवि एंड द थर्ड वन इज़ सतलुज, ठीक है। और ऑन द सेम जो पाकिस्तान यूज़ करेगा वो यूज़ करेगा इंडस रिवर का पानी, चेनाब का पानी, चेनाब, एंड थर्ड वन इज़ किसका? झेलम का पानी, झेलम का पानी, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, उसकी ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है, ठीक है। विद दिस आई थिंक ये लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, क्योंकि जितने भी पाइवोटल पॉइंट्स थे जो भी एरिया कवर करने का था वो मैंने कर ही लिया है, ठीक है। और आपको ये सब अच्छे से याद में रखना है, दिमाग में रखना है, नोट्स बनाने हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जहाँ पे भी आप नोट कर रहे हो, वेयर एवर यू आर मेकिंग दीज पॉइंट्स, प्लीज़ नोट कम्प्लीटली, ताकि आपको इन फ्यूचर इफ़ यू रिवाइज आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। एंड वंस अगेन इफ़ यू फाइंड any difficulty or if you have any question regarding this topic, do let me know in the comment section so that I'll answer. अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, अपने पेरेंट्स से प्यार करें। जय हिंद, बाय।